तो पिछले वीडियो में हमने कॉस लॉ की शुरुआत की थी और जो बेसिक बाउंड्री के बारे में जाना था। उस लेक्चर में बहुत सारी इधर उधर की बातें भी हुई थी और अब हम लोग क्या करने वाले, कम्प्लीटली अपनी स्टडी की तरफ फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, आपका सिलेबस को कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, हम न्यूमेरिकल पॉइंट, मेरा तरीका यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्योरी करेंगे और थ्योरी करने के बाद जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं मेरे अनुसार, ठीक है, उन सारे टाइप को कवर किया जाएगा। और जैसे ही सारी थ्योरी खत्म हो जाएंगी तो ये सीरीज आपकी जैसे गॉस लॉ का प्लेलिस्ट बना रहेगा, उस प्लेलिस्ट में हम फिर से जब क्या करेंगे, जब फिर से गॉस लॉ की तरफ हम लोग आएंगे, एक बार पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा सारे को, तब जाकर के हम लोग आईआईटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, गॉस लॉ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, गॉस लॉ के प्लेलिस्ट में होंगे, लाइट के प्लेलिस्ट में होंगे, उसी तरह से सबके प्लेलिस्ट में सारी क्वेश्चन होंगी, उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा और उसके बाद उसके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं मेरे अनुसार, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग प्लेन एंगल के पास थे, तो प्लेन एंगल के लिए बस क्योंकि आप लोग पढ़े हो तो इस पे हमने ज्यादा ध्यान नहीं दी। बस आपको पता है कि यह थी चाप की लंबाई, तो किसी भी आर्क के द्वारा या कह सकते हो चाप के द्वारा किसी बिंदु पर जो कोण बनता है उसका वैल्यू का फॉर्मूला आया था कि थीटा इक्वल्स टू L/R। और यहाँ पे देखिए आपकी लेंथ है तो लेंथ की यूनिट मीटर और इस रेडियस मतलब यह भी तो एक प्रकार की लेंथ है तो इसकी भी यूनिट मीटर, ये दोनों कैंसिल। तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम रेडियन में तो मेजर करते हैं, ठीक है, रेडियन में लिखते हैं, बट यह यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो बन सकते हैं यहीं से कि कुछ ऐसा दिया रहेगा ना कि जैसे एल का वैल्यू कह सकते हो फ्रैक्शन में दशमलव में दिया हो, आर का वैल्यू भी दशमलव में दिया होगा और कहे कि व्हाट इज थीटा। अब थीटा करते तो ऐसा नहीं करना है कि तुरंत जाकर के अब थीटा निकालना शुरू करेंगे फिर उसको रेडियन में बदलेंगे, तुरंत पहले ऑप्शन जाके चेक कर लीजिएगा। यही थोड़ा फायदा होता है कि जो क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होती है उसमें फायदा मुझे यही होता है कि उसका कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे, जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में होगा, मान लेते हैं कि पाई, रेडियन, कुछ दिया रहेगा, मान लेते हैं कि मीटर, सेंटीमीटर, समथिंग, किसी में दिया रहेगा π/3 और यहाँ पे नन ऑफ दीज और यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट दिया रहेगा, कुछ इस तरह के यूनिट दिए होंगे, जैसे डिग्री 120 डिग्री समथिंग समथिंग, और यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिट लगा होगा। तो आपको क्या करना है कि जिस ऑप्शन के पास यूनिट नहीं होगी तो विदाउट कैलकुलेशन आप उसे टिक कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह से निकलते हैं, छोटे छोटे और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कह सकते हो आईआईटी वाले क्वेश्चन में इन सारी चीजों का यूज हो जाता है, इसीलिए छोटी चीज है बट इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान कर लेना है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेना। ओके, तो इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है और इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। अब देखो जरा, अब एक नई क्वांटिटी जो आपको पहली बार सुनने को मिलेगा, 12th वाले जो भी बच्चे होंगे, क्योंकि और नई है तो यहाँ भी फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लो रहेंगे। और देखो फर्स्ट हमने पढ़ा एरिया वेक्टर, या कह सकते हो कि वहां से हमने 2-3 चीजें सीखी थी, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने अब सीखा प्लेन एंगल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड एंगल। हेडिंग डालेंगे क्योंकि थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम थी शायद आपको। प्लेन एंगल, और देखिए बीच बीच में क्या होता है ना कि थोड़ा हम लोग का जो सेटअप उतना कह सकते हो कि नहीं है, बट वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो बीच बीच में जाकर के वीडियो को हमको देखना भी पड़ता होता है कि क्या दिक्कत है या नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, अब हमको ये जानना है, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे छोटी सी, सॉलिड एंगल, हिंदी बोलते हैं उसको। अब देखिए सॉलिड एंगल को कैसे क्या बोलते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए ठोस कोण होता क्या, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि व्हाट इज सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल का कहना ये है, इट इज द एंगल मेड बाय अ सरफेस at a point which is equidistant from its all, ऐसा कर सकते हो, circumferential points।
मतलब देखिए जो प्लेन एंगल था वह किसी चाप के द्वारा बनाया जाता है, बट सॉलिड एंगल होता है किसी भी सरफेस के द्वारा किसी एक बिंदु पर बना कोण जो कि उसके बाहर वाले जितने पॉइंट है या कह सकते हैं उसकी परिधि पर या सरकमफेरेंस पर जितने पॉइंट है उसके द्वारा किसी एक ऐसे पॉइंट जिसकी सारी की दूरी आपस में समान होगी उसके बीच जो कोण बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड कोण। और उसे यहाँ पर हम थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं कि ठोस कोण कहते किसको है। तो किसी भी पृष्ठ सतह के द्वारा, और देखिए ऑफलाइन क्लासेस में आपकी इंग्लिश वाली बैचेस में कंप्लीटली इंग्लिश और हिंदी में कंप्लीटली हिंदी होती है, बट यहाँ पर बाइलिंगुअल कर रहे हैं ताकि आपको भी जल्दी से मतलब कर सकते हो अधिक से अधिक हम कवर भी कर पाए, बिकॉज एक ही टाइम में दोनों लेक्चर बनाना होता है। देखिए किसी पृष्ठ सतह के द्वारा अब इसको हम फिगर के सहारे भी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं, जैसे देखिए यह हमारे पास एक सतह है और इस सतह में हम क्या देखने वाले हैं कि इस सतह के जितने बाहर वाले यानी कह सकते हो कि परिधि और सरकमफेरेंशियल पॉइंट है, जैसे इसी को देखते हैं सरकमफेरेंशियल पॉइंट है तो यह एक सतह है। इस सतह के द्वारा मानते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है, तो देखोगे इस जो इसका सरकमफेरेंशियल परिधि का पॉइंट है यहाँ से पॉइंट लेंगे, यहाँ से पॉइंट लेंगे, यहाँ से पॉइंट लेंगे और इधर से पॉइंट लेंगे, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा वो। और मानते हैं कि यही सतह है अंदर वाला, तो कुछ इस तरह से देखिए इसके सरकमफेरेंशियल पॉइंट से मतलब परिधि का जो बिंदु है वहां से क्या खींचा जा रहा है, एक लाइन खींचा जा रहा है। और मानते हैं कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो देखिए इस प्लेट को जरा सा देखिएगा, मेरे फिंगर्स को देखिएगा कि ये जो प्लेट है इस प्लेट के द्वारा हम चाहते हैं कि यहाँ जो पॉइंट है तो एक लाइन यहाँ लेंगे, इससे मिलाएंगे, नीचे वाले से मिलाएंगे, लेफ्ट राइट, इसी तरह से सारे पॉइंट को जब मिलाओगे तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। और इसके बीच में जो एंगल बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड एंगल, ठोस कोण। अब जैसे इसको फिगर के सहारे समझते हैं। मानते हैं कि एक आर्बिट्री शेप का, कोई भी शेप का, अब इस शेप में आप ले सकते हो प्लेट, डिस्क, किसी चीज को ले सकते हैं जिसके पास एक सतह हो, क्षेत्रफल हो। अब देखते हैं जरा कि मानते हैं कि इसके परिधि पर, मानते हैं कि देखिए इसके परिधि पर बाहर वाले सरफेस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारी पॉइंट्स हैं और यहाँ पर पॉइंट है। ओके, अब जरा सा देखोगे क्या हमने क्या बोला कि ठोस कोण क्या होती है, किसी भी सतह के द्वारा किसी बाहर के किसी बिंदु पर, सतह के द्वारा बाहर के किसी बिंदु पर परिधि पर उपस्थित जितने भी पॉइंट्स हैं उसके द्वारा जब उसको मैच करोगे तो उसके बीच में कोण बनती है, उस कोण को हम ठोस कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यानी कि क्या हो रहा होगा कि जैसे ही यह प्लेट है तो इस प्लेट के परिधि पर जितने भी पॉइंट्स हैं तो वहां से जैसे ही आप सारे पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर दोगे तो देखोगे क्या कि इसके बीच में कोण बन जाती है, ठीक है। और इसी कोण का नाम होता है ठोस कोण और उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। अब देखिए अब हमने क्या देखा कि किसी भी सतह के द्वारा उसके परिधि पर जितने भी बिंदु होते हैं उसको किसी भी एक बिंदु से मिला देंगे जो कि सभी एक समान दूरी पर होती है। ये सारी ये लाइंस एक सर्टेन डिस्टेंस पे होती है, तब उनके बीच जो एक कोण बनता है उसी को बोला जाता है ठोस कोण। ठोस कोण हमेशा एक पृष्ठ के द्वारा बनेगा और समतल कोण था किसी भी चाप के द्वारा बनता था। अच्छा, अब इसमें और फिगर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि ठीक है ठोस कोण जैसे मानते हैं कि ही प्लेट थी, यह प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, ठोस प्लेट है।
अब देखिए इसकी परिधि पर जितने भी पॉइंट्स है तो यहां से इसको मैच कर देंगे। अब क्या देखोगे कि जैसे ही इसे मैच करोगे तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा, कोण बन जाएगा, और इसी कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल। कैसा भी सतह हो सकता है, बस वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि आर्बिट्री शेप का ले तो मतलब कोई शेप का लोगे तो उसकी परिधि से जितने भी पॉइंट है, जो बाहर की पॉइंट ले तो सबको मैच कर देंगे। मैच करने के बाद आपको यह महसूस हो जाएगी कि उसके बीच में एक कोण बन रहा है और उसी कोण का नाम होता है सॉलिड कोण। जैसे उसे समझने के लिए हम एक रुकिए, आपको एक सेकेंड, आपको एक चीज एक पेज के सहारे जैसे, हाँ यहाँ पे देखिएगा, अब मानते हैं ना कि कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, मानते हैं कि यही सरफेस होती, यही सतह होती, इसके सामने एक छोटी सी सतह होती, जैसे यहां से देख सकते हो एक छोटी सी सतह होती इसके सामने, तो आपसे पूछा जाता कि ये जो सतह है इसके द्वारा यहाँ जो बिंदु है वहां पर बताइए ठोस कोण कितना होगा। तो आपको करना क्या होता है, आपको करना है कि ये जो सतह है, सतह के बाहर यानी परिधि वाले जितने भी पॉइंट है वहां से उस बिंदु को मैच कर देंगे, और जैसे ही उस बिंदु को मैच कर दीजिएगा तो आप देखो इसके अंदर एक कोण बन रही है अंदर में, और इसी को बोला जाता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ओके, अब देखते हैं कि सॉलिड एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड एंगल को किसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस परिधि से, इस परिधि पर जितने भी पॉइंट है उससे इसको मैच करते हैं, और मैच करने के बाद यहाँ जो एंगल बनती है दैट एंगल इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसी एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। एंड देखिए सॉलिड एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सारे पॉइंट को हम लिख देते हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट सॉलिड एंगल, या बोल सकते हो ठोस कोण। तो सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओम। किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से, यानी कि ठोस कोण को ओम लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि कहीं पर हमको किसी भी पृष्ठ सतह के द्वारा ठोस कोण पता करना है तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ठोस कोण ए हो गया, तो ठोस कोण का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, यानी कि ठोस कोण का मान कैसे निकालते हैं, तो ठोस कोण सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। डेल्टा एस क्या है, तो डेल्टा एस है एरिया वेक्टर, ठीक है, यानी एरिया का मैग्नीट्यूड बटा उसके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ से हम बारी बारी से जानेंगे कि आर क्या है, डेल्टा एस क्या है, इसको क्या कहते हैं, और एक फिगर के सहारे समझेंगे, और वहां पर एक छोटी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम गलती ना करें। सॉलिड एंगल, अब देखिए इसकी हिंदी क्या है, ठोस कोण, इसका क्षेत्रफल, इसको त्रिज्या बोलते हैं। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किसको कैसे फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हर परिधि पर जितने भी बिंदु हैं सभी की डिस्टेंस सेम है, तो इसको बोला जाता है ठोस कोण, जिसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इस बिंदु से और इसके सेंटर के बीच की जो दूरी है उसी को बोला जाता है। फिर से समझिए कि मानते हैं कि यह एक प्लेट है, इस प्लेट की त्रिज्या कैपिटल आर है, ओके, और इस तरह से एक फिगर दिया हुआ और आपसे पूछा है कि बताइए ठोस कोण कितना है, तो हम तुरंत ठोस कोण का फॉर्मूला लिखेंगे। ठोस कोण इज सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। अब देखिए
डेल्टा एस मतलब इस पृष्ठ का एरिया, तो एरिया कितना हो गया पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आर, और आर कहां से कहां होता है, तो जो भी आपका प्लेट है, जो भी आपका सरफेस है, उसके सेंटर से उस पॉइंट के बीच की दूरी, तो उसके पॉइंट के बीच की दूरी नीचे लिखेंगे आर स्क्वायर, और यही आपको क्या दे देगा सॉलिड एंगल। अब इसमें कुछ अच्छे अच्छे नोटेबल पॉइंट है, अगर वो आप ध्यान नहीं दोगे तो आप सिंपल सिंपल कर लोगे, बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो गलतियां होंगी। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखना है कि सॉलिड एंगल ओम को स्ट्रेडियन में मेजर करते हैं। इसे मेजर किया जाता है स्ट्रेडियन। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला निकल के आया वह आया डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यह है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में भी मीटर स्क्वायर यूनिट होगा, और यह लंबाई देखिए रेडियस मतलब त्रिज्या, कुछ लंबाई होगी, त्रिज्या जैसे सेंटीमीटर में हो मीटर में हो, तो नीचे ही मीटर का स्क्वायर ऊपर ही मीटर का स्क्वायर, तो यह भी डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, कोई बीमा नहीं होगी। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसकी लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये फॉर्मूला तो सबको पता होता है कि सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, बट इसका कंडीशन क्या है कि ये फॉर्मूला हम हमेशा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो सारी केसेस को हम देख लेते हैं। आफ्टर दैट छोटे छोटे 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, और ये छोटी सी टॉपिक मतलब जो जरूरी था हमें पढ़ना, एरिया वेक्टर, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, खत्म हो जाएगी। तब जाकर के आपको रियल जो इस चैप्टर का जो खूबसूरती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डीप में बहुत अच्छे से जानेंगे, और वहां पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपको लगेगा उस क्वेश्चन को करने के बाद कि हाँ ये सारी चीजें तो के बिना उसको नहीं जान सकते, और सब इन जैसे ही वो चारों पॉइंट हम लोग जान लेंगे तब जाकर के हम लोग गॉस लॉ की शुरुआत करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान देना है उस पॉइंट पे देखिए जरा, कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले मानते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, ये था 10, ओके, और आपसे पूछा कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल। अब देखिए सॉलिड एंगल निकालते समय क्या करना है, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, और कभी भी हड़बड़ में, क्योंकि देखो बोर्ड में बस इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड में यहाँ 10 दिया है, यहाँ 10 दिया है, बच्चे हड़बड़ में क्या करते हैं कि एरिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और रेडियस, तो रेडियस में तुरंत वो क्या देखते हैं कि 10 ले लेते हैं, और आंसर कुछ न कुछ ऑप्शन से मैच कर जाएगा, बट गलती होगी यहाँ पे। आपको क्या ध्यान देना है कि हमेशा जो डिस्टेंस लेते हैं इसके सेंटर से इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ए वाली दूरी हमें नहीं लेनी है, हमें ए वाली दूरी लेनी। अगर यह दूरी लेकर बनाते हो तो आंसर गलत है। अब हमको सोचना है कि यह 10 है या 6 है, तो यह कितना हो जाएगा 8, कैसे, तो याद होगा 3 4 5, तो 6 8 और 10, तो देखिए 6 है, सॉरी 6 है 10 है, तो बचा क्या 8, यानी ट्रिपलेट है, तो हमें मालूम हो चुका है कि ये वाली दूरी कितनी है 8 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पाई इंटू 6 का होल स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सॉलिड एंगल। तो ये छोटी सी पॉइंट ध्यान देनी है कि कभी भी ए वाली डिस्टेंस लेनी है, ए वाली डिस्टेंस नहीं लेनी है। हाँ कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, यह क्षेत्रफल बहुत ही छोटा होगा, जब क्षेत्रफल बहुत ही छोटा हो जाएगा, देखिए इतना छोटा है, तो देखने में क्या होगा कि यह जो दूरी है सारी दूरी आपस में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। इसे समझिए, क्षेत्रफल बड़ा होगा तो ये दूरी अलग अलग होगी, और क्षेत्रफल बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी यह जो प्लेट है, प्लेट का एरिया बहुत ही कम हो जाएगा, तो ये तीनों रेडियस या कह सकते हैं यह दूरी सेम हो जाएगी, और जैसे ही तीनों सेम हो जाएगी तब आप इसे रखोगे तो भी आंसर चलाएगा। बट रिमेंबर ऑलवेज कि जो रेडियस होती है वो कहां से कहां होती है, तो जो आउटर पॉइंट है और जो सरफेस एरिया उसके सेंटर के बीच की दूरी लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका कंडीशन क्या है कि ये जो फॉर्मूला है सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, वो कब लगाते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी फिगर देखे और लगा दिए, पहले उसका कंडीशन जानते हैं कि सॉलिड एंगल निकालने के लिए डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर कब लेते हैं।
जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल ओ। अब देखिए यही आपकी प्लेट थी। तो सबसे पहले देखो, अगर हम आपसे पूछें कि एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश की दिशा बताइए, तो आप क्या जानते हो कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्षेत्रफल पर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। अब सबसे पहले यहाँ देखो, एक ऐसी क्षेत्रफल है, ओपन सरफेस है, तो अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तो जनरली हम क्या देख करते हैं कि देखिए, मानते हैं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो यह हो गया डेल्टा एस। और जरा सा रेडियस वेक्टर, या कह सकते हो कि त्रिज्या सदिश, यह क्या है, क्षेत्रफल सदिश और त्रिज्या सदिश। तो ए वाली डिस्टेंस और ए वाली पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर आर। और इसकी डायरेक्शन इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की तरफ लेते हैं, तो देखिए इसका डायरेक्शन। अब आप क्या देख सकते हो कि डेल्टा एस का डायरेक्शन भी इधर है, रेडियस वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है, यानी कि प्लेट के परपेंडिकुलर यह भी है, प्लेट के परपेंडिकुलर यह भी है। मतलब यदि दोनों वेक्टर, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गई क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेट। और अंदर वाली लाइन फिर से देखिए, यह किसकी डायरेक्शन है, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर भी इस पे परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समानांतर है। तो यहाँ से हमें कंडीशन क्या पता चलती है कि ये जो फॉर्मूला लगाते हैं, सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, वह लगाते समय हमेशा ध्यान देंगे क्या, कि कंडीशन क्या ध्यान देनी है। कंडीशन यह होती है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, क्या ध्यान देनी है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर शुड पैरेलल। मतलब इसको क्या लिख देंगे, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, इसकी दिशा एक दूसरे के समानांतर हो। तो यहाँ कंडीशन हमने देखा क्या है, कि कंडीशन ये है कि क्षेत्रफल सदिश तथा त्रिज्या सदिश की दिशा समांतर होनी चाहिए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये जरा सा देखते हैं। कि मान लेते हैं कि देखिए कुछ अगले फिगर में कुछ इस तरह के कंडीशन चले आएंगे। अब देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, यह है पॉइंट मानते हैं ओ, यह है पॉइंट पी। बट अब क्या देखेंगे कि एक बार क्षेत्रफल मेरी कुछ इस तरह से, यही प्लेट थी, फर्स्ट वाली प्लेट, फर्स्ट वाली प्लेट है। बट अब देखिए हमने क्या किया है, जो प्लेट ऐसे थी परपेंडिकुलर थी, मतलब सीधी रखी हुई थी, अब इसको हम थोड़ा सा टिल्ड कर देते हैं, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ टिल्ड कर देते हैं, तो एक प्लेट ऐसी हो गई। अब इन दोनों प्लेट को हम जरा बाहर बना के आपको दिखा देते हैं। यह प्लेट थी, यही पॉइंट था, ये पॉइंट था, यहां से इसको मैच कर दिए, इसको मैच कर दिए। पहले प्लेट कैसे थी, तो पहले प्लेट ऐसे थी, यहां था लाइन, और तो कंडीशन क्या है कि यहां पर और इन दोनों फिगर में अंतर क्या है, सबसे पहले यह समझ लीजिए। यदि आपको मान लेते हैं कि यह भी एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या दी हुई है आर, और यह दूरी मालूम है आर न लेकर के इसको कैपिटल आर लीजिए, और ये स्मॉल आर। यहाँ फिर से देखिए, मान लेते हैं कि यह है कैपिटल आर और यह स्मॉल आर। आप क्या करोगे कि अगर आप नहीं जानते हैं वह कंडीशन, तो आपके साथ गलती क्या होगी कि आप हड़बड़ में क्या करोगे कि यहाँ देखो, कोई पूछेगी बताइए सॉलिड एंगल फर्स्ट कौन, तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों प्लेट तो सेम है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या आर है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए भी यदि हम सॉलिड एंगल निकालते हैं तो डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, और फॉर्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर बटा स्मॉल स्क्वायर। अब क्या है
कि अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यह भी देखने से आ रहा है आंसर पाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यह भी पाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों तो सही है। बट आपके साथ गलती क्या हो रही है कि देखिए यह फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब जो भी सरफेस है जिसका हम सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं वह सरफेस पर जो क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, उसका डायरेक्शन और जो रेडियस है या कह सकते हो जो त्रिज्या सदिश है उसकी दिशा एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। तो हम तो चेक करेंगे सबसे पहले कि समानांतर है कि नहीं। तो यहाँ पे जरा सा देखेंगे, यह जो प्लेट है, प्लेट पर यदि हम पूछें कि एरिया वेक्टर की दिशा किधर होगी, और देखिए ये जो प्लेट है ऐसे रखी हुई है, ध्यान रखिएगा आपके तरफ नहीं है, इस तरह से रखी हुई है, तो नॉर्मल कैसे होगी, इसके लंबवत। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है और देखिए त्रिज्या सदिश, तो यह बिंदु थी, यह बिंदु थी, तो इधर से इधर की तरफ होती है, तो यह भी इसी दिशा में है और यह भी इसी दिशा है, मतलब दोनों समानांतर है। इसका मतलब यह तो सही है। परंतु इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या दिक्कत है, इस बार प्लेट ऐसे नहीं, यहाँ देखोगे अगर प्लेट ऐसे थी तो नॉर्मल तो ऐसे है, बट इसी प्लेट को ऐसे कर देते हैं तो नॉर्मल तो ऊपर की तरफ चली गई, टेढ़ी हो गई। तो अगर कोई पूछेगा तो देखिए त्रिज्या सदिश, इस फिगर को हम अलग बना के आपको समझाते हैं। यह त्रिज्या सदिश की दिशा और इस पर प्लेट टेढ़ी कर दी गई है। तो जैसे ही प्लेट आप टेढ़ी कर देते हो और यही पॉइंट था और यही बीच का एंगल क्या है, सॉलिड एंगल ठोस कोण। अब देखो त्रिज्या सदिश की दिशा इधर है, बट यदि इस प्लेट पर लंबवत पूछी जाए नॉर्मल किधर है या कह सकते हो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो हमको पता है कि वह सतह पर लंबवत होती है। तो सतह पर लंबवत मतलब इस डायरेक्शन में। अब जरा सा देखिए गलती क्या हो गई, कंडीशन क्या था इसको लगाने के लिए कि दोनों समानांतर होनी चाहिए, बट क्या यहाँ पर देखने से यह त्रिज्या सदिश की दिशा है या क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, क्या दोनों एक दूसरे के समानांतर है? नहीं है। तो जब दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है तब हम यह फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तब आएगा क्या लगाएंगे, तो देखिए क्या लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, ये जो क्षेत्रफल है हमारे पास उसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। देखिए इसका कैसे कैसे करोगे, तो यह प्लेट ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इस तरह से और एक कंपोनेंट होगा डाउन, यानी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो जैसे ही इसका हम कंपोनेंट करोगे तो देखिए हम मान लेते हैं यह एंगल थीटा है। क्या मान लिया गया, यह एंगल थीटा। अब देखो तो यही क्षेत्रफल सदिश है क्या, तो जरा सा हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल सदिश है ऐसे, यह एंगल है थीटा और यह है डेल्टा एस, यह है रेडियस वेक्टर। तो देखिए कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में डेल्टा एस साइन थीटा और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस कॉस थीटा। यानी कि हमने क्या देखा कि जो हमारी क्षेत्रफल सदिश, हमारी प्लेट ऐसे थी तो क्षेत्रफल सदिश था ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट आया कॉस के साथ ऊपर की तरफ और एक आया साइन के साथ। देखिए आपको क्या है ना, आपके क्वेश्चंस में फिगर अगर ऐसे है तो बस ये ध्यान देना है आपको कि हमको वह कंपोनेंट लेना है क्षेत्रफल सदिश का जो कि इसके क्या होगी, समानांतर होगी। अगर इसके समानांतर है तो कंडीशन चलेगी, अगर समानांतर नहीं है तो नहीं चलेगी। यहाँ पे ऐसा करो, एक सेकेंड, ये वाली एंगल थीटा ना लेकर के यह एंगल थीटा लेके चलिए। ओके, अच्छा इन सभी को मिटा देते हैं। ये प्लेट थी, यह पॉइंट था, यह है रेडियस वेक्टर, यह है डेल्टा एस यानी कि सरफेस एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। अब देखो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर।
अब इसके लिए कंडीशन क्या था कि डेल्टा एस यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा और त्रिज्या सदिश की दिशा एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, त्रिज्या सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच कुछ कोण है, मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी क्षेत्रफल सदिश है उसका कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो रेडियस या कह सकते हो त्रिज्या सदिश के समानांतर होगी, और एक कंपोनेंट इसके लंबवत होगी। जैसे इस पॉइंट को देखिएगा, त्रिज्या सदिश है ऐसे और क्षेत्रफल सदिश है ऐसे, और बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। तो देखो, तो अगर मैं पूछूंगा कि क्षेत्रफल सदिश के कंपोनेंट बताइए, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा डेल्टा एस cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस sin थीटा। यानी दोनों कंपोनेंट मालूम। अब फॉर्मूले पे आइए, सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। आर तो सही है, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। बट यह कौन सा लेना है आपको, यह वह वाली मतलब एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश लेनी है जो त्रिज्या के समानांतर है। तो समानांतर कौन है, cos वाली कंपोनेंट। तो ये आ गई डेल्टा एस cos थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमेशा आप क्या करोगे, कभी भी हमेशा ए फॉर्मूला में याद करके इसे याद रखिए कि सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस cos थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द रेडियस वेक्टर। एरिया वेक्टर और रेडियस वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश और त्रिज्या सदिश के बीच का कोण है। यहाँ क्षेत्रफल सदिश ए वाली है मतलब क्षेत्रफल पर लंबवत, और त्रिज्या सदिश त्रिज्या पर मतलब त्रिज्या सदिश कहीं किधर होगा, तो पॉइंट से, आउटर पॉइंट से उस क्षेत्रफल के मिड वाले पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसकी दिशा की तरफ, और इन दोनों के बीच का कोण लेते हैं। अब इस पे हम छोटे छोटे एक दो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ठीक है हमको कैसे निकालना है। और ऑलवेज आपको यह फॉर्मूला याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर तो आप निकालोगे। यदि आपसे कोई पूछे कि सॉलिड एंगल निकालिए, तो देखिए सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। सबसे पहले आप तो कंडीशन चेक कर लो, सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए कि क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और रेडियस का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल है तो यह फॉर्मूला लग जाएगी। अदरवाइज वह फॉर्मूला, तो हम क्यों ऐसा न करें कि हम इसी फॉर्मूला को बार बार लगाएं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एस cos थीटा बाई आर स्क्वायर, यानी ऑलवेज यही फॉर्मूला लिखना है। अब चलते हैं बारी बारी से चेक करते हैं कि थीटा क्या था। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण। तो यहां जरा सा देखिएगा, रेडियस वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, रेडियस वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ओके, क्योंकि यहां से मिलाते हैं इस डायरेक्शन में। और एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल पर लंबवत होती है। तो क्षेत्रफल पर जैसे ही लंबवत ड्रॉ करेंगे तो हो गई डेल्टा एस। अब आप क्या देख पा रहे हो, यह प्लेट पर लंबवत है और यह भी प्लेट पर लंबवत है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तब एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, यानी यही फॉर्मूला बदल जाती है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस cos थीटा बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर वेन, यानी कब, तो जब क्या होती है रेडियस वेक्टर एज वेल एज द एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल डेल्टा एस, तो डेल्टा एस एरिया लीजिए, एरिया कितना हो जाएगी पाई इंटू 7 का स्क्वायर, रेडियस तो फिर कितना 7 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आया पाई दे दिया। तो पाई, अब देखो हड़बड़ में जैसे हमने अभी बोल दिया रेडियन, रेडियन नहीं, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेडियन, इसे मेजर करते हैं स्टेडियन मेजर कर सकते हैं। यह कैसी होती है, यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है। अब चलते हैं आगे,
अब देखिए यहाँ पर रेडियस वेक्टर ऐसे है किंतु एरिया वेक्टर ऐसे है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश अपने क्षेत्रफल पर लंबवत होगी। अब मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए सॉलिड एंगल कितना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे सॉलिड एंगल डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और डेल्टा एस तो सबसे पहले तो इस प्लेट का एरिया तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 7 का स्क्वायर, रेडियस कितना हो गया 7 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो कॉस 60 ये हो गया पाई एंड cos 60 का वैल्यू sin 30 1/2 यानी पाई बाई 2 एस्ट्रेडियन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे या तो बोर्ड के लिए 12th बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन होगा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ठोस कोण इज इक्वल्स टू एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश का मान डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। आर पे ध्यान देना है कि आर इन दोनों के बीच की दूरी होती है, ना कि यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी। अब लास्ट इस पे छोटी सी क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से चला आया आपके एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन चला आया और आपको रेडियस वेक्टर इधर दे चुका है, इस बार उसने एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया। यही है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और यह एंगल दे दिया उसने 30 डिग्री। अब देखो क्या क्या दिक्कत हो गया, सारा कंडीशन सेम है, इसकी रेडियस है 7 मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी फिर से उसने दे दिया है 7 मीटर और यही पॉइंट है। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल, ठोस कोण कितना है, व्हाट इज द सॉलिड एंगल। अब देखिए जो बच्चे वो फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला जानते हैं, सारा कंडीशन जानता है, वो कहां कहां गलती करेगा ये देखिए। सबसे पहले डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, अब क्या गलती होगी उससे डेल्टा एस, तो फिर से एरिया पाई आर स्क्वायर कॉस, नीचे चलते हैं आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब चलिए थीटा, अब उसने क्या देखा था, वो तो जानता था कि एरिया वेक्टर और रेडियस के बीच का एंगल, तो उसने तुरंत यहाँ पे क्या रख दिया 30 डिग्री, और 30 डिग्री रखोगे तो आंसर हो गया गलत। क्यों गलत हो गया पता है, क्योंकि उसने बोला था कि डायरेक्शन लेना है रेडियस वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, और इस बार देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब आपसे गलती क्या हो गई है, आपको कभी भी आपको बताया गया वेक्टर में कि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी लेते हैं जब दोनों का या तो टेल मिलता है या तो दोनों का हेड मिलता है, या सिंपली कर सकते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट पर डाइवर्ज करती हो या तो कन्वर्ज करती हो, एक ही बिंदु पर आती हो चाहे एक बिंदु से बाहर जाती हो। तो हमेशा हड़बड़ ना करें, क्योंकि ये फॉर्मूला जानता सबको ही है सारा कुछ। मेरा काम क्या है, थ्योरी तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, टाइम मैं जरूर लेता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम बस इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आपसे कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है। तो देखो हड़बड़ में गलतियां यही होती है कि कोई बच्चा 30 रख के बना लेगा, एक ऑप्शन भी रहेगा और बना करके वह बहुत खुश हो जाता है, बट उसने ध्यान नहीं दिया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल तब लेते हैं जब दोनों का हेड मिले चाहे दोनों का टेल मिले। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यह वेक्टर इधर की तरफ है, यह वेक्टर इधर की तरफ और यह वेक्टर इधर की तरफ, और इसके बीच का एंगल दिया 30 डिग्री और आपने गलती से रख लिया 30, आपको 30 नहीं रखना चाहिए था। इस लाइन को जब आगे की तरफ बढ़ाओगे तो देखिए इसका भी टेल मिल गया और इसका भी टेल, तो बचा कितना 150 डिग्री। और जैसे ही यहाँ पर अगली बार आप जो बच्चा इस कंडीशन को इस कॉन्सेप्ट को समझता था वेक्टर में, अच्छे से वेक्टर इसका पढ़ा है, तो वह यहाँ पे रखेगा cos 150 डिग्री बाई 7 का स्क्वायर और उसके बाद आंसर चला आएगा। ओके क्या, तो यहाँ पर प्लस में आएगा और यहाँ पे माइनस में आएगा। ओके, तो इन सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि एंगल क्या लेनी है। तो छोटी सी पॉइंट थी बट इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब एक बहुत छोटा सा 2-3 स्टार पॉइंट लिखेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। चलिए एक फर्स्ट स्टार पॉइंट लिखिएगा, solid angle for a closed surface of any shape at
इंटरनल पॉइंट इज इक्वल्स टू 4 पाई। सॉलिड एंगल कितना होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए? अब क्लोज सरफेस का है आर्बिट्री शेप, कोई भी शेप का, जैसे यह क्लोज सरफेस है, यह भी क्लोज सरफेस है, यह भी क्लोज सरफेस है, यह भी क्लोज सरफेस है। यानी कि क्लोज सरफेस कोई भी शेप का हो, उसके अंदर के कोई भी बिंदु पर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं पे भी आप अगर आप चाहते हो कि ठोस कोण का, टोटल ठोस कोण यानी कि कुल ठोस कोण का मान कितना होगा, तो वैल्यू कितना होता है 4 पाई, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि एक स्फीयर को ले लीजिए, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4 पाई। यानी कि हमको यह पता लग चुका है कि कोई भी शेप। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होती है, हमने क्लासेस से भी देखा है कि सर इसका तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका तो हो जाएगा टोटल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसका पाई आर एल, और इसका तो आर्बिट्री शेप का है तो इंटीग्रेशन करके निकालना होता है, तो 4 पाई कैसे? तो देखो ये है तो ऐसे, बट आप जैसे ही इस पे जब आर्बिट्री शेप का हो जाएगा, मतलब इरेगुलर शेप का हो जाएगा, उस केस में क्या करते हैं, इस पे छोटा छोटा एरिया लेंगे और बारी बारी से इस एरिया के कारण क्या निकालेंगे, सॉलिड एंगल निकालेंगे, छोटा वाला, हर एक छोटा वाला निकालते जाएंगे। जैसे ही छोटे छोटे को निकाल करके एक बार जोड़ोगे तो यह किस तरह के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, गोले के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी एक छोटा छोटा लेकर के कैलकुलेट करोगे सॉलिड एंगल, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गोले में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही गोले में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर तो आप अपने से इमेजिन करो कि अगर उस सतह का, तो वहां से सॉलिड एंगल इस सतह का, ऐसे करते करते ऊपर, इसी तरह से करते करते चारों तरफ, यानी आपके चारों तरफ एक स्फीयर बन जाएगी, गोला बन जाएगी। और गोले का फिर से सब पृष्ठ क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। और हमेशा ध्यान देते हैं कि कोई भी शेप का हो, बट अंदर के बिंदु पर सॉलिड एंगल का मान होता है 4 पाई। कितना लेना है, 4 पाई। तो यह स्टार पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि सॉलिड एंगल फॉर अ क्लोज सरफेस, बंद सतह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपन सतह है और आप कहो कि 4 पाई, नो, ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो फिगर आप नोट कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नोट कर लो कि कोई भी शेप का रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है कि सॉलिड एंगल होती है 4 पाई। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। किसी भी बंद सतह के लिए अंदर में कोई बिंदु पर ठोस कोण का मान 4 पाई होता है। ध्यान हमेशा रखिए, क्यों बोर्ड वाले बच्चे तो इसे याद ही कर जाएं, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। और ये हमेशा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बताइए शंकु के लिए, गोले के लिए ठोस कोण का मान कितना होता है। और कभी कभी क्या कर देता है, गोला दे देता है, और एक, जैसे देखिए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन है, एक गोला दे देगा और एक सिलेंडर दे देगा। अब बोलेगा कि बताइए दोनों के ठोस कोण का अनुपात कितना होगा। अब बच्चों में गलतियां क्या होती है, जो फॉर्मूला जानता है हड़बड़ हड़बड़ में, वो क्या करेगा, डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। अब एक बार वो गोला का रखेगा क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और इसकी भी त्रिज्या आर ही दी हुई रहेगी, मान लेते हैं ये कैपिटल आर, और ये भी मान लेते हैं कि आर ही दी हुई है, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख लेगा कैपिटल आर। एक निकलेगा गोले के लिए, उसी तरह से निकालेगा किसके लिए, सिलेंडर के लिए, तो 2 पाई आर इंटू एच बटा आर स्क्वायर, या कैपिटल आर ही, इसको भी ले लीजिए। अब दोनों का वैल्यू निकालेगा और डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके कोई ना कोई ऑप्शन वह मिला ही देगा। बट प्रॉब्लम क्या है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सतह का आकृति, सतह का शेप कुछ भी हो, गोला हो, शंकु हो, बट बंद सतह है, तो उसके लिए टोटल ठोस कोण का मान, इसका भी 4 पाई और इसका भी 4 पाई, तो 4 पाई ऊपर 4 पाई नीचे, तो दोनों का अनुपात होगा 1:1, यानी 1:1 अनुपात में होती है। तो बोर्ड टाइप क्वेश्चन होगा।